नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस समय हम उत्तराखंड की राजनीति पे बात कर रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने नामों की घोषणा कर दी है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए, वहीं कांग्रेस अभी भी असमंजस में पड़ी हुई है। इसी में हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी देव सिंह रावत जी से। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 नामों की घोषणा कर दी है। तो कांग्रेस के पास ऐसी क्या चुनौती हैं कि जो मीटिंग्स हो रही हैं, अभी भी वो अपने नाम की घोषणा नहीं कर पा रही हैं। उनके जो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस समय चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हैं, पीछे हट रहे हैं पहले ही। तो क्या देखते हैं आप इस सब के पीछे कारण? नमस्कार। पहले आप सबको आज महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, सवाल देश का है। राजनीतिक पार्टियां देश के सेवा के लिए, देश को दिशा देने के लिए राजनीति कर रही है, परंतु राजनीति का स्तर अभी भारत में वो नहीं है जो होना चाहिए। यहाँ पे राजशाही के टाइप के जैसे यहाँ लाड साहब बन के यहाँ पे सेवा करने की जगह ये मेवा खाने में विश्वास करता है। तो ये जो कांग्रेस की चुनौती, कांग्रेस के पास चुनौतियों के अलावा 4 दशक से अधिक समय तक कांग्रेस ने देश में राज किया। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी से मनमोहन से लेकर ये अब वर्तमान जो राहुल के पास और खड़गे, भले ही अध्यक्ष खड़गे हैं, पर पूरा कामकाज इस समय राहुल गांधी के नेतृत्व में, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से नड्डा अध्यक्ष है, एक प्रकार से रॉबर्ट मुगाबे, किस प्रकार से अमित शाह जी उन्हें बैठा देते हैं माला पे, जिस प्रकार से ये हमारे रक्षा मंत्री और नड्डा का देखा कि किस प्रकार से जो मोदी जी का स्वागत हो रहा था माला के समय साफ हो गया। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में एक छत्र नेतृत्व मोदी जी का है और अमित शाह की रणनीति पे ही पूरा देश चल रहा है। तो कांग्रेस में इस प्रकार का नेतृत्व, भले ही राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर दिशाहीनता के कारण वो दिशा नहीं दे पाए कि जो भारतीय राजनीति में एक अपेक्षा थी कांग्रेस से, वो जन भावनाओं का और भारतीय संस्कृति को आत्मसात करते हुए उसे ले जाने की। तो वो सबसे बड़ी चुनौती है कि 2014 के चुनाव परिणाम में जो परास्त हुई थी कांग्रेस, उसके बाद जिस प्रकार से एक कमेटी बनी थी एंथनी कमेटी की। एंथनी कमेटी ने कहा था कांग्रेस में मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप है। उस आरोप से उबर अभी तक कांग्रेस ने अपने कार्यों से इस प्रकार की कोई सामने नहीं रखा कि जनता को लगे कि ये पूरे देश की जनता को भारतीय दृष्टिकोण से करे। तो एक महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के नेता केवल वो आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक के नाम पे करके समाज में विभाजन कराना चाहते हैं। जिस प्रकार से जिन्ना ने एक यहाँ पे एक संदेश दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के लोग, मुस्लिम लोग यहाँ नहीं रहना चाहते, तो उन्होंने अलग देश मांगे। अब संख्या भारी का ये न्याय प्रिय नहीं होता। देश के शासकों के पास सारे नागरिकों के एक भारतीय नागरिक के रूप में होना चाहिए, जिससे वो सबको निष्पक्ष ढंग से, चाहे विकास का अधिकार हो या आगे बढ़ने का अधिकार हो, उनके अधिकारों का हो, उनके दायित्वों का हो। ये हो जो वर्तमान चुनौती उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने कल राहुल गांधी ने बड़े जोर से कहा कि हम 30 लाख जो सरकारी पद रिक्त हैं उनको भरने की कोशिश करेंगे। 30 लाख लोग, युवाओं को रोजगार देंगे, और जो युवा ग्रेजुएट हो गए हैं या डिप्लोमाधारी है, उनको 1 लाख रुपये साल के 10,000 के आसपास का उन्होंने है कि एक भत्ता देंगे बेरोजगारी टाइप का, और उनको रोजगार देंगे।
परंतु कांग्रेस जो भी घोषणा करे जनता के गले नहीं उतारी। पिछली दफे भी उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई घोषणाएं की थी। लोगों को इसलिए विश्वास नहीं है, नेताओं की और सरकारों की कथनी और करनी में अंतर है। जिस प्रकार हिमाचल चुनाव में कांग्रेस ने वादा किया था कि हम बेरोजगारों को ये देंगे, प्रियंका गांधी ने कहा था, वो नहीं हुआ। कल खड़गे के नेतृत्व में जो पार्टी का मुख्यालय पे 24 अकबर रोड पे जो कांग्रेस नेतृत्व की बैठक हुई, उसमें तमाम पदाधिकारी, और ये उत्तराखंड में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो लड़ना नहीं चाहता है। वो मना कर रहे हैं कि जिस ढंग से टिहरी से प्रीतम सिंह का नाम चला, प्रीतम सिंह के सिपाही सलाह बहुत करीबी नेता, और हमारे साथ उत्तराखंड राज्य आंदोलन के साथी राजेंद्र शाह का कल रात मेरे से बात हुई। उन्होंने कहा, प्रीतम सिंह जी का साफ कहा है कि जब आपने वहाँ के जिला अध्यक्ष जो बनाए हैं 3 साल से, वो कम से कम वहाँ के नेतृत्व की वहाँ जनता में वो संदेश ही नहीं देने में अक्षम रह गए, तो वो किस ढंग से अपना संदेश वहाँ पे जनता में डालेंगे, ले जाएंगे, किस ढंग से समझाएंगे जब संगठन और नेतृत्व प्रत्याशी में विरोधाभास हो। तो वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे किस उससे लड़ेंगे। प्रीतम सिंह का सवाल है, एक सवाल पूरे कांग्रेस के ताना माना को सामने रखता है, बेनकाब करता है कि किस प्रकार से कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस के संगठन जेबी नेताओं, और कांग्रेस एक बड़ी भूल कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की नकल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरह वो कह रही है हम भी नए चेहरे देंगे। भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व बहुत मजबूत है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अनुसार विश्व के सबसे बड़ा जो उनका संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो गांव-गांव तक है। वो दूसरा आरएसएस का इतने बड़े संगठन है कि कम से कम 100-150 जो उनके जो आनुवंशिक संगठन है, उनके संगठनों का तालमेल बना के जिस प्रकार से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय गांव-गांव तक लामबंद कर दिया। कांग्रेस अभी गाँव में बूथ मैनेजमेंट का उनके कार्यकर्ता इतने हतोत्साहित हो गए कि वो इस प्रकार का काम नहीं कर पाए। तो जो प्रीतम सिंह ने कहा कि वो टिहरी लोकसभा की बात नहीं है, पूरे देश के लोकसभा, उत्तर प्रदेश में उनके पास नेताओं की कमी है, क्योंकि चुनाव नहीं लड़ने के कारण अधिकांश कार्यकर्ता जो है दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। तो ये है। तीसरा हरिद्वार में अभी तक सबसे मजबूत दावेदारी के रूप से हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री दमखम कर रहे हैं, पर कभी कभी वो फेसबुक में और सोशल मीडिया में भी इस प्रकार के वो टिप्पणियां कर देते हैं कि जैसे ऐसा लगता है कि वो भी अभी इच्छुक नहीं है बड़े मजबूती से कि चुनाव लड़ने के। उसके पीछे एक कारण है कि जिस प्रकार से संगठन में कुछ चंद लोगों के उसमें रह गया, जेबी संगठन बन के रह गया, और जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव, गत जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस से कि जीती हुई बाजी इसीलिए हारी कि जो केंद्रीय नेतृत्व के यहाँ पे प्रभारी और अन्य लोग थे वो इस प्रकार से काम कर रहे थे, वो अपने प्रत्याशियों को हराने का और उन्हें कमज़ोर करने का काम कर रहे थे। तो उस कारण से भी हरीश रावत खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि संगठन उस ढंग से उनको साथ नहीं दे रहा है। तो वहाँ पे एक मजबूत, हरिद्वार से मजबूत नाम उभरा था हरक सिंह रावत का। हरक सिंह रावत हमारे मित्र भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री भी रहे। उसके बाद वो बसपा के भी रहे, बसपा के बाद वो उसके बाद वर्तमान में कांग्रेस के भी रहे। तो वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन उन पे इतने विवादों में फंसे हुए हैं, आज से नहीं कई दशकों से विवादों में फंसे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में वो जाने के बाद जिसे विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि वॉशिंग मशीन है, जितने विवादस्थ भ्रष्टाचारी नेता भारतीय जनता पार्टी में रहे उन पे कार्रवाई नहीं होती, ईडी की कार्रवाई नहीं होती, सीबीआई की कार्रवाई नहीं होती।
परंतु जैसे ही वो विरोधी दल में जाता है, इस समय बहुत मजबूती से हरक सिंह का नाम हरिद्वार से आ रहा, और हरक सिंह के बारे में ये है कि वो पूरे दमखम से चुनाव लड़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर भारत में अब की बार 400 पार या 370 का जो नारा दे रहे हैं, उनमें उत्तर भारत की अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। उत्तराखंड के संदर्भ में ये करें 5 की सीटें उनके पास है, पर 5 सीटों में अगर हरिद्वार जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पे उनकी सीटें कम होती है या संकट आता है, तो उन्होंने पूरे दमखम से इस समय हरक सिंह को ईडी का और सीबीआई का जो भी जांच एजेंसियां, केंद्रीय जांच एजेंसियां, उसके शिकंजे में ले लिया है। कल सर्वोच्च न्यायालय जिस प्रकार से फटकार लगाई, नेताओं को आईना दिखलाने का काम किया, उससे लगता है कि हरक सिंह अब कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो वो एक उधर हो गया। उधर से नैनीताल में जिस प्रकार से नाम उभर रहे हैं कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में वहाँ कमजोर नाम है ये अजय भट्ट का। केवल मोदी जी की लहर में अजय भट्ट जीत सकते हैं, परंतु इस प्रकार के वहाँ अजय भट्ट कमज़ोर हैं। और उधर से अल्मोड़ा की सीट में भी अजय टमटा जी कमज़ोर हैं। अगर वहाँ पूरे दमखम से कांग्रेस हर नैनीताल और उन सीटों पे वो करती है तो कांग्रेस जीत सकती है। पर कांग्रेस में सबसे बड़े एक साधनहीन भी हो चुकी है। वहाँ पे अभी कापड़ी, जिन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री को विधानसभा में खटिमा से हराया था, वो कापड़ी भी बहुत मजबूती से उभरे हैं। दूसरा, इस समय कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार उत्तराखंड में जिनके दमखम से कांग्रेस चल रही है, उसका नाम रणजीत रावत भी वहाँ से ताल ठोक रहा है। और कुछ कांग्रेस के नेतृत्व ये चाह रहे हैं कि महेंद्र पाल पूर्व सांसद रहे, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में भी सांसद रहे, अर्थशास्त्री हैं, वहाँ के छात्र नेता भी रहे, पर महेंद्र पाल में ये आरोप है वो बिल्कुल ज़्यादा सक्रिय नहीं रहते हैं किसी उसमें, तो उनका भी नाम। और तीसरा नाम उभर रहा है अवतार सिंह रावत का। वो सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, और उत्तराखंड में जिस प्रकार से कई मामले आए थे, कांग्रेस हरीश रावत सरकार को अपदस्थ करने का, उस समय भी वो विधानसभा अध्यक्ष के पक्ष में बहुत मजबूती से उठे। और अभी जो भ्रष्टाचार का मामला, यहाँ उत्तराखंड सरकार एक सचिव को, भ्रष्ट सचिव, उद्यान सचिव को बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में गई थी। उसमें भी अवतार सिंह रावत ने नैनीताल हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में इतनी मजबूत पैरवी की कि उत्तराखंड सरकार को मुंह की खानी पड़ी, और सर्वोच्च न्यायालय ने डपट लिया कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए आप सर्वोच्च न्यायालय में आई है सरकार। तो ये बात हो रही है कि अब किस प्रकार के वहाँ टिकट वितरण होता है। और अल्मोड़ा में जो यशपाल आर्य है, जो तिवारी के बहुत करीबी रहे, तिवारी के करीबी रहे और बहुत सरल स्वभाव के, उनको और पूरे दमखम आर्थिक रूप से भी बहुत सक्षम है। और प्रदीप टमटा भी बहुत थे, जो कांग्रेस के बहुत चिंतन और जन मुद्दों से संघर्ष करने वाले नेताओं में रही वो। तो इनमें से किसको टिकट मिलेगा? कांग्रेस की सबसे परेशानी ये है, कांग्रेस का आर्थिक तंत्र भी संगठन की तरह चरमरा गया। अभी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने जो हमें जो उनके खाते में चंदा आया था, उसमें में से कई करोड़ रुपये, 64-65 करोड़ रुपये का वो डाल दिया है, अपने जब्त कर लिए। तो इस प्रकार से कांग्रेस को केंद्रीय एजेंसियों की डर के मारे, ये सत्ता में दूर रहने के कारण अधिकांश धन पति नहीं देते हैं। तो इसलिए कांग्रेस को बहुत परेशानी का है। और यहाँ वहाँ पे अगर वो यशपाल आर्य को लड़ाते हैं तो वो बहुत मजबूत टक्कर देंगे। दूसरा, उनके पास प्रदीप टमटा जी हैं। और तीसरा, यहाँ गढ़वाल लोकसभा में जो नाम उभर रहा है कि खंडूड़ी जी कल है, मनीष खंडूड़ी जी।
मनीष खंडूड़ी जी इतने लंबे समय से आए तो उनने भी इतना छाप नहीं छोड़ पाए। तो वो भी पिछले दिनों मुझे दिल्ली में मिले थे, तो उन्होंने मुझे बताया था, उनके करीबी जगन नेगी ने ये बताया था कि टिकट तो मिल जाएगी, परंतु हालत ठीक नहीं है। हालत ठीक का मुख्य संगठन कमजोर है और केंद्रीय नेतृत्व आए वाए इस प्रकार के बयान देता है जिससे जैसे वो कहता है हिंदुओं के खिलाफ बोल, और जो इतने कट्टरपंथी काम कर रहे हैं उत्तराखंड में हो या देश में हो, उनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं। जब तक कांग्रेस का दोहरा ही चरित्र रहेगा, वो देश के खिलाफ कोई भी काम करे उसके खिलाफ मजबूती से आवाज़ उठाना चाहिए। जाति और विभक्तों में न बांट कर वो करे। तो यहाँ पे मनीष खंडूड़ी आगे, गोदियाल आगे, गोदियाल जी जो पूर्व अध्यक्ष रहे और बड़े मजबूती से वो पूरे क्षेत्र को जानते हैं, अब वो भी एक मैदान में है। और कांग्रेस का राजेंद्र भंडारी, रोजू भंडारी जो चमोली के हैं, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस समय एक चमोली जनपद के एक अपने निष्क्रिय अध्यक्ष, हारे हुए अध्यक्ष, पता नहीं कैसी परंपरा ये केंद्र सरकार ने डाली, हारे हुए जिन्हें जनता नकार चुकी है उनको मुख्यमंत्री भी बना देते हैं और सांसद भी बना देते हैं। और जो आदमी ये अध्यक्ष जो हमारे वर्तमान में है वो मुलायम सिंह को, जबकि यहाँ की जनता उनसे घृणा करती है, मुलायम सिंह से मुजफ्फरनगर कांड के कारण, राम जन्मभूमि में राम भक्तों पे गोली चलाने उनके कारण है। और यहाँ के जो वर्तमान सांसद बनाए हैं या अध्यक्ष हैं वो उनको बधाई देते हैं। तो जन्मदिन पे, मरण दिन पे ये शोक संदेश का अब केंद्र नेतृत्व के हिसाब से वो यहाँ के स्थानीय जन्म, तो ये राजू भंडारी हैं, तो ये कई हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी एक नाम उभर रहा है कि हो सकता है तुरुप के पत्ते की तरह पे खंडूड़ी की सुपुत्री हैं जो विधानसभा अध्यक्ष, उनका भी नाम उभर रहा है। पर मुझे नहीं लगता है कि खंडूड़ी जी ने भी इतने बड़े जो जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसमन का था, वो उन्होंने तिवारी ने उत्तराखंड के इतना दिशाहीनता का काम किया कि 6 सीटें पर्वतीय क्षेत्र की कम हो गई। और वही काम हमने कहा राजधानी गैरसैंण के लिए थे, मुजफ्फरनगर कांड के लिए काम के थे, और यहाँ पे भू कानून और मूल निवास का मजबूती से थोपने के लिए वो काम नहीं कर पाए। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि अब लोग किसी व्यक्ति विशेष, हाँ मोदी जी के नाम पे कर सकते हैं, पर इनके नाम पे नहीं, कोई वोट मिलने वाली नहीं है। परंतु ये है कि दमखम संगठन की दृष्टि से वोट मैनेजमेंट जिसका मजबूत रहेगा उसमें भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। कांग्रेस आर्थिक रूप से, संगठनात्मक रूप से, नेताओं के रूप में भले ही मजबूत है, परंतु केंद्रीय नेतृत्व के बयानों के कारण या दिशाहीनता के कारण वो कमज़ोर नज़र आती है। आने वाले चुनाव में आजकल में उनके टिकटों का वितरण हो जाएगा, या किस प्रकार के प्रत्याशियों को वो विधानसभा की तरह आत्मघाती भूल करेगी या सही मजबूती से काम करेगी। और दूसरा ये है कि जब जाति के नाम पे होता है, क्षेत्र के नाम पे दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, जो वंचित हैं, कमज़ोर हैं, उनको आगे करो, परंतु समाज को विभक्त करके एक भारतीयता के नाम पे इस देश में अभी तक दिशा देने का किसी पार्टी का काम नहीं हो रहा है। वो बहुत गंभीर है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के नाम पे इस समय बहुत जोर दे रही है, तो ये देश के लिए हित में नहीं है। दूसरी तरफ विरोधी कर रहे हैं कि किसकी जाति की गणना करें, ये जाति की गणना से समाज में राग द्वेष उभरता है। तो इन्हें मजबूती से जन समस्याओं को उभारने का काम करे। रोजगार बहुत जरूरी है, कल्याणकारी है, वो देना चाहिए। जितने पद खाली हो गए उनको सुचारू बनना चाहिए, नहीं तो जनता के काम ही नहीं होते। और इन कर्मचारियों को मजबूती से
जहाँ उनकी नियुक्ति है वहाँ साबित करना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद।